गुड मॉर्निंग। चैप्टर आज खत्म हो जाएगा अपना। विल स्टार्ट इन 1 मिनट। तब तक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लो फिर मैं शुरू करूंगा, तब तक सबका क्वेश्चन हो जाता है आणि तोपर्यंत लोक जॉईन पण होऊन जातात. गुड मॉर्निंग जो लोग अभी आए. द फर्स्ट ग्रुप हैज 100 items with mean 45 and variance 49 if the combined group has has 250 items with mean 51 with mean 51 and variance 130 find the mean and standard deviation of second group. ओके. मेरा वॉइस और स्क्रीन क्लियर है क्या? क्योंकि मुझे आया मैसेज की स्क्रीन ब्लर दिख रही है. सबको दिख रही है स्क्रीन ब्लर? इज माई वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर? ओके 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 ठीक है. जिसको भी ब्लर दिखा वो 2 मिनट रुक जाना. मतलब मुझे मैसेज डाल देना ज़रूर कि ब्लर है करके, और 2 मिनट रुक जाना. मैं भी एक पॉज लेता हूँ और फिर से शुरू करता हूँ, सो दैट कुछ ये गड़बड़ ना हो. ओके. या तो हमेशा रिफ्रेश करके देखना फीड को. क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन. आज अपने को और कुछ नाही करना आहे. आपल्याला दुसरं हे काढायचं आहे, दुसऱ्या ग्रुपचं सगळं काढायचं आहे. ठीक है. तो सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ से करना, कितने लोग हैं. टोटल ग्रुप में N1 प्लस N2 मिला के 250 है. टोटल ग्रुप में N1 प्लस N2 मिला के 250 है. राइट. सो अगर फर्स्ट ग्रुप में 100 है तो दूसरे ग्रुप में कितने? अगर टोटल 250 है, फर्स्ट ग्रुप में 100 है, तो दूसरे ग्रुप में कितने हुए? सिंपल लॉजिक है, 150. राइट. इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे दूसरे ग्रुप का मिलता है. राइट. एकदम सोपी लॉजिक. करेक्ट. तुम लोगों ने आंसर भी करेक्ट दिए. आता आपल्याला काय करायचं आहे, अपने को मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने हैं दूसरे ग्रुप के. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दुसऱ्या ग्रुपचे काढायचे आहे. ठीक आहे. तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन, सगळ्यात पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. N1 दिया है 100, X1 बार दिला है
x1 बार दिला है 45 अँड व्हॅरायन्स दिया आहे. तर आता मी व्हॅरायन्सला कसा लिहितो पहा. आय एम रायटिंग स्टँडर्ड डेविएशनचा स्क्वेअर, क्योंकि मुझे एक्चुअल स्क्वायर ही लग रहा है, मुझे स्क्वायर ही लगने वाला, तो उसको रूट नहीं करता मैं. मुझे सिन्स स्क्वेअर ही लगने वाले आहे, तो मी त्याला रूट नाही करत. ठीक आहे. आता टोटल ग्रुपचे दिले आहे. सो n इज इक्वल्स टू 250. मीन दिली आहे टोटल ग्रुपची. कंबाइंड मीन इज मीन कंबाइंड मीन एक्स सी बार. कंबाइंड मीन दिली आहे ना आपल्याला 51 अँड कंबाइंड वेरियन्स किंवा वेरायन्स इज म्हणजे स्टँडर्ड डेविएशनचा स्क्वेअर इज 130. इसको भी रूट नहीं करता मैं, मतलब रूट करतच नहीं कुठे, रूट में जा ही नहीं रहा मैं. अपने को क्या निकालना है, n2 x2 बार एंड सिग्मा 2 स्क्वायर किंवा सिग्मा 2, ये सारी चीज़ें अपने को निकालनी है. ठीक है. अब पता नहीं तुमको बताया था स्कूल में नहीं, पण म्हणजे आता अभी ये स्टेज पे तो मैं फॉलो नहीं करता मैं, क्योंकि कॉलेज में हूँ, मतलब अब तब मला फॉलो करायची गरज नाही. बट इन 12th स्टैंडर्ड आई यूज टू फॉलो वन थिंग, जो मैं मतलब इट वॉज वेरी स्मॉल थिंग. मैंने तुमको भी नहीं बताया, मैं भी भूल गया था. मेरे को आज एकदम ध्यान में आया, कल मेरा पेपर था तो मैं कल मेरे पेपर छुड़ाते वक्त मुझे ध्यान में आया कि हो क्या रहा था. आई यूज टू राइट गिवन, ठीक है, टू फाइंड एंड फॉर्मूला यूज्ड. ये तीन चीज़ें मैं बोर्ड के एग्जाम में लिखता था. मतलब क्वेश्चन वाचून झाला कि आई यूज टू राइट गिवन, मतलब मैं भी भूल गया था मैं ऐसा लिखता था, बट इट यूज टू हेल्प मी अ लॉट. गिवन, टू फाइंड एंड फॉर्मूला यूज्ड. ठीक है. फॉर्मूले यूज्ड वगैरह तो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बट गिवन एंड टू फाइंड तो मैं कंपल्सरीली लिखता ही था. गिवन एंड टू फाइंड ये मैं कंपल्सरी लिखता था. उसके कारण मेरा जब प्रॉब्लम छुड़ाते वक्त माइंडसेट रहता था वो बहुत क्लियर रहता था कि मुझे करना क्या है. ठीक है. सो इफ़ यू वांट यू कैन अडॉप्ट दैट मेथड कि गिवन एंड टू फाइंड, गिवन एंड टू फाइंड, और उसके नीचे मैं लिखता ही था फॉर्मूले यूज्ड करके, फॉर्मूले टू बी यूज्ड. एंड मग मी सगळे 2-3 फॉर्मूले लिहून ठेवायचो और फिर क्वेश्चन शुरू करता था. हार्डली 1 मिनट लगता था उसको इतने चीज़ को लिखने के लिए, बट उसके कारण मेरा ये बहुत क्लियर रहता था. इसलिए मैं इस पे बहुत फोकस करता हूँ गिवन और टू फाइंड पे लिखने में. ठीक है. मैं भूल गया था आई यूज्ड टू राइट दैट. अभी तो नहीं लिखता मैं, क्योंकि अभी कोई सेंस नहीं बनता मुझे लिखने का. बट इफ़ यू वांट यू कैन अडॉप्ट दैट मेथड. काफ़ी क्लियर रहता है. एंड जो लोगों का म्हणजे माझ्यासारखं थोडंसं होतं की इंग्लिश समजायला वेळ लागतो. ठीक है. मेरा था वैसे, इंग्लिश समझने में थोड़ा टाइम लगता था, तो ये चीज़ बहुत मदद करती है. इफ़ यू वांट यू कैन, म्हणजे असं काही कंपल्सरी नहीं है, मार्क नहीं काटेंगे कोई उसके लिए, बट इट हेल्प्स. क्लियर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लेम. आपल्याला पहिले काढू n2. सो n इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2. n इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2. n है 250, n1 है 100 एंड n2 को निकालना है, तो n2 इज इक्वल्स टू 150. ये 100 इधर चला गया, 250 माइनस 100 इज 150. क्लियर. n2 क्लियर हो गया अपना. आता आपल्याकडे कंबाइंड मीनचा फॉर्म्युला असतो. कंबाइंड मीन का फॉर्म्युला क्या है, एक्स सी बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, कल पढ़े हुए अपन ने, अपॉन n1 प्लस n2, अपॉन n1 प्लस n2. मेक सेंस, राइट. सो मुझे क्या मिला, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. सब कुछ है मेरे पास. माझ्याकडे कंबाइंड मीन आहे 51, n1 है 100, x1 बार का है 45 प्लस n2 का है 150, x2 बार, यही निकालना है अपने को. तुम लोग मेरे से आगे जा सकते हो. अगर मेरे कैलकुलेशंस तुमको स्लो लग रहे होंगे तो बिंदास आगे जाओ,
मैं कभी नहीं रोकूंगा। एंड N1 प्लस N2 तो 250 टोटल दिया ही है इसको। इसमें से आता मी कॅल्क्युलेशन सोपी करतो. कभी भी पहिले मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं कैलकुलेशंस इजी कर लेता हूँ. याच्यातून 10 कॉमन निकला तो कैंसिल हो गया. ठीक है, 10 इंटू 45 प्लस 15 इंटू x2 बार अपॉन 250. मैं मेरे कैलकुलेशन स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ तुमको. ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि तुमको ऐसे सब फॉलो करना है भाई. तुम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई करके सब मल्टीप्लाई करके भी छुड़ा सकते हो. मतलब कहीं नेसेसिटी नहीं है. फिर मैं यहाँ से 5 कॉमन निकालता हूँ तो 51. यहाँ से 5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच्चा 2 इंटू 45 5 कॉमन काढला प्लस 5 इंटू 3 x2 बार अपॉन 25. ये गया, ये गया. आता माझे कॅल्क्युलेशन्स सोपी झाले. ठीक है, अब 5 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5. 255 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 3x2 बार. मेक सेंस. माझे कॅल्क्युलेशन्स पुष्कळ सोपी झाले. इसको इधर माइनस किया तो 3x2 बार इज इक्वल्स टू 255 माइनस 90, मतलब यहाँ पे 5 एंड 25 माइनस 9 विल बी 16 165, राइट. सो x2 बार इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर दिया 5 15 1 5, करेक्ट 55. तुम्हारा भी आंसर 55 आ रहा. वेरी गुड. मेक सेंस. म्हणजे इधर मैं 250 को 51 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर सब सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करूँगा तो मेरे गलती होने के चान्सेस बढ़ जाते हैं. सो रादर मी काय केलं, मी कॉमन काढत जातो. दिस इज माय मेथड ऑफ सॉल्विंग. कोई कंपल्सरी नहीं है कि तुमको ऐसे ही पढ़ना है. तुम्हाला फक्त कॉन्सेप्ट माझ्याकडून शिकायचा है. कैलकुलेशन पार्ट तुमको खुद का देखना है, या तो मेरा फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा. ओके, सो x2 बार इज इक्वल्स टू 55. ना आगे बढ़ते हैं. फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को अब स्क्वायर कर रहा हूँ. सिंस मुझे स्क्वायर में आंसर पता है तो मैं रूट नहीं निकालूंगा. ठीक है, कल के फॉर्मूले में याच्यात इथे स्टैंडर्ड डेविएशनचा होल स्क्वायर कर दिया मैंने तो ये रूट हट जाता है. तो मैंने रूट हटा दिया क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट ही स्क्वायर थे. तो फॉर्मूला क्या है, n1 इन ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इन ब्रैकेट सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2 होल अपॉन n1 प्लस n2. वैल्यूज पुटअप करेंगे. इधर 130 है, n1 इज 100. सिग्मा 1 स्क्वायर का है तुमचा. सिग्मा 1 स्क्वायर दिया है क्या तुमको? हाँ दिया है. अरे मैंने d1 स्क्वायर नहीं निकाला, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ. चलेगा, डायरेक्ट निकाल लेते अपन. सिग्मा 1 स्क्वायर इज 49 प्लस d1 स्क्वायर विल बी, या तो d1 चा कसं राहतं, x1 मायनस xc बार. सो xc बार आपला किती आहे 51. सो x1 माइनस xc बार d1 यहाँ पे लगे तो लिख लेता हूँ अगर तुमको चाहिए तो. x1 माइनस xc बार तो 45 माइनस 51 इज -6. 45 माइनस 51 इज -6. एंड d2 आहे माझा x2 बार माइनस xc बार इज इक्वल्स टू किती आला आपला 55 माइनस 51 दैट इज इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पे लिखूँ मैं डायरेक्ट -6 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर. सो यहाँ पे आएगा -6 स्क्वायर प्लस
150 इंटू, तुम्हारे आंसर आ गए तो मुझे आंसर्स देते जाना चैट बॉक्स में। 49, ये कितना है अपना सिग्मा, अच्छा वही निकालना है अपने को, सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल अपॉन इथे काय येणार आहे 250। अब पहले सगळं सोडवून घेऊ आता। सब में से तो पहले 10 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, तो ये हो गया मेरा 10 इन ब्रैकेट 49 प्लस 36 प्लस 15 इन ब्रैकेट सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 16 होल अपॉन 250। ये गया। फिर से मैं 5 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 130 इज इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट 2 इंटू 49 प्लस 36 विल बी 5 4 7 85 प्लस 3 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 16 होल अपॉन 25। ये गया 5। नाउ आई कैन मल्टीप्लाई, राइट। अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। तुम्हारे आंसर्स आगे होंगे तो बिंदास भेजो, डू नॉट, म्हणजे माझ्या पेस नहीं जाना कंपलसरी नहीं है। मेरी पेस ऐसी रहेगी कि मैं सबको कंसिडर करके चलूँगा, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तुम माझ्या पेस नहीं चालाल। आगे जाओ बिंदास, आंसर्स करेक्ट दे रहे जो भी लोग दे रहे वो। 5 इंटू 130, तो 130 म्हणजे इथे 13 इंटू 5 is 650 is equals to 2 into 85 is 170 plus 3 sigma square plus 3 into 16 will be 48। आंसर करेक्ट दे रहे जो भी लोग दे रहे हैं। ओके, सो इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए 6, मतलब यहाँ पे माइनस हो गया 5 और 7 12 15 8 480 इज इक्वल्स टू माइनस 16 इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा स्क्वायर। 12 आंसर आ रहा होगा तुम्हारा तो करेक्ट है, नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से चेक करना। डिवाइड माइनस कर दिया, सो 80 70 64 464 464 डिवाइड किया सिग्मा 2 स्क्वायर, इथे 2 स्क्वायर है तो 1 44। मेरे यहाँ पे कहीं तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। ओ -48, थैंक्स फॉर टेलिंग। मैं वही बोल रहा हूँ 144 आना तो चाहिए मेरा। 40 अजून 8 32। नाउ इट मेक्स सेंस। तो सिग्मा 2 इज 12। वाह, ओके। लास्ट टॉपिक या चैप्टरचा लास्ट टॉपिक है। लिखो, हेडिंग दो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हेडिंग दो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हेडिंग दो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, इसका लॉजिक बता देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काय असतं? सो स्टँडर्ड डेविएशन मध्ये आपल्याकडे युनिट येतो, मतलब कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाता है, ठीक है। तर आता फॉर एग्जाम्पल
मतलब स्टॅटिस्टिक्समध्ये आम्ही कसं यूज करतो त्याला कि स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर एक ग्रुप का आंसर सेंटीमीटर में है और दूसरे ग्रुप का आंसर मीटर में है या केजीज में है, कैनॉट कंपेयर बोथ. लॉजिक कळलं. स्टँडर्ड डेविएशनमध्ये फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप का आंसर सेंटीमीटर में आ गया और एक ग्रुप के केजीज में दिया है, तो असे दोन वेगळे वेगळे युनिट्स ऑफ मेजरमेंट झाले. तो कंपॅरिझन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, म्हणजे दोन डिफरेंट डिफरेंट तुम्ही एक गोष्ट केजीज मध्ये आणि एक गोष्ट सेंटीमीटर में दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. काफ़ी डिफिकल्ट है वो कंपैरिजन. ठीक है, उसमें कोरिलेशन नहीं निकलता यूजुअली. पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में कंपैरिजन के लिए नहीं यूज कर सकता तो वी यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर दॅट. ठीक आहे, कंपॅरिझनसाठी. कारण की कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन युनिटला हे करून टाकतो. तर पहा कसं यूज करतो आपण. ठीक आहे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये उसका फॉर्मूला है, त्याला सी व्ही लिहितो आपण. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय 100 इंटू स्टँडर्ड डेविएशन अपॉन मीन असं असतो. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कभी भी दिखेगा ना तो तुमको इंटू 100 करना पड़ता है तो उसके. ठीक है, तर हे लक्षात ठेवाल. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब भी करोगे उसको इंटू 100 करना मत भूलना. सो बाय लॉजिक स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हाला कळेल. एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तुमको. एग्जाम्पल हाच एक फॉर्म्युला आहे, बस बाकी काही नाही. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. एग्जाम्पल, द arithmetic mean of runs scored by 3 batsmen. 3 batsmen. तुम अपने मन से कोई भी बैट्समैन ले लो. यहाँ पे जो नाम लिखे मैं वही लिखूंगा. वरद, विराज एंड अखिलेश. In the same series are 50, 52, 2 and 21 respectively. The standard deviation of their runs are 11, 16 and 5 respectively. Who is the most consistent of the three if one of the three is to be selected, one of the three is to be selected, one of the three is to be selected, who will be selected? क्वेश्चन काफी रिलेटेबल है. ठीक है, क्वेश्चन काफी रिलेटेबल है. These are the statistics that are followed in regular
क्रिकेट्स नावडेज और डीप स्टॅटिस्टिक्स राहतात, फक्त एवढंच नाही राहत. पण तुम जब भी मॅच देख रहे होंगे, आता जसं तुम्ही टेस्ट सिरीज जर बघितली असेल 2-3 दिवस म्हणजे आपली ऑस्ट्रेलियाची, सो थिंग इज तुमच्या स्क्रीनवर मतलब टी व्ही पे देखते देखते जब भी थोड़ा सा ब्रेक रहता है, त्यात काही स्टॅट्स येतात कन्सिस्टन्सीचे, ॲव्हरेज बॅटिंग, ॲव्हरेज हे, तर ते काय असतात, दे आर दीज और कुछ नहीं रहता. तर ॲव्हरेज म्हटलं तर हे तुम्हाला दिलं आहे, ॲव्हरेज रन्स स्कोअर्ड बाय द 3 बॅट्समन्स. मग कम्पॅरिझन होतं, तर मग दॅट इज द बेसिक स्टॅटिस्टिक्स दॅट क्रिकेटर्स म्हणजे क्रिकेटचे सिलेक्शन बोर्ड्स फॉलो करतात. आता याच्यातून मैंने अगर बोला तुमको की बताओ भाई कन्सिस्टंट कोण आहे, ठीक आहे, तर तुम्ही रन्सवरून म्हणू शकता, पण हे रन्स तुम्हाला म्हणजे सांगत नाही की ते कन्सिस्टंट आहे की नाही आहे. ये उसकी मीन है, ठीक है, ये उसकी मीन है. अगर मैंने तुमको 10 मैचेस के ये दिए होंगे, 10 मैचेस के रन्स दिए, तो तुम शायद सा गेस भी कर सकते हो की ये क्या है, काय म्हणतात त्याची कन्सिस्टन्सी कशी आहे, अगर मैंने हर एक मैच का स्कोर दिया तो. पण सिन्स एवढीच इन्फॉर्मेशन है तो मैं कैसे बताऊंगा कि कंसिस्टंट है की नाही, तर बघू आपण. ठीक आहे, चलो पहिले निकालते आपण सगळ्यांचे मीन अँड स्टँडर्ड डेविएशन लिहून घेऊ. गिवन इन्फॉर्मेशन x1 इज इक्वल्स टू, म्हणजे पहिले वरदचं लिहू, असं लिहायला वाटल्यास सोपी करू आपण. गिवन वरदचे सगळे स्पेक्स लिहून घेऊ. x1 उसकी मीन कितनी है 50, ठीक है. त्याचं स्टँडर्ड डेविएशन किती दिलं आहे, σ1 इज इक्वल्स टू 11. ये वरदचे झाले. मग विराजचे x2, विराजची मीन किती दिली होती 52 आणि स्टँडर्ड डेविएशन किती आहे 16. स्टँडर्ड डेविएशन इज 16. अखिलेश x3, अखिलेशची मीन आहे 21 आणि स्टँडर्ड डेविएशन आहे 5. ये इन्फॉर्मेशन लिखली. आता पा किती क्लिअर होऊन जातं याच्याप्रमाणे, है ना. तर किती क्लिअर झालं माझं सगळं काही. मेरे को एकदम म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोर मला आता प्रॉब्लेमकडे नाही बघायचं आहे. अब मुझे सिर्फ सोल्यूशन में मुझे इतना ही ध्यान देना है. सो दैट्स वाई आई यूज टू राइट दिस. टू फाइंड मध्ये आता मला CV काढायचा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा. ठीक है, सो CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वरद, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये रन्स के लिए, ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय वरद असं आहे, इज 100 इंटू σ1 अपॉन x1. हाच फॉर्म्युला आहे आपला वरद के लिए, सब पहिला वाला येणार आहे. सो आंसर विल बी 100 इंटू σ1 इज 11/50. ये गया 1 2 22. दिस इज CV ऑफ वरद. ठीक आहे, CV ऑफ वरद किती आलं तुमचं 22. नेक्स्ट इज CV ऑफ दुसरा कोण होता आपला विराज, इज इक्वल्स टू 100 इंटू σ2 अपॉन x2. तर आपल्याला काय मिळतं 100 इंटू σ2 किती आहे 16/52. ठीक है, 2 से डिवाइड होता है किंवा 16च्या टेबलमध्ये 52 येतं, हो 4च्या टेबलमध्ये पण येतं 13. बस और तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा उससे. सो आंसर विल बी 400/13. तर त्याचा आंसर 400/13.
3 पॉइंट नहीं येणार रे, 3 पॉइंट नहीं आएगा, 30 पॉइंट आएगा, 30.77 वगैरे येईल. 30.77, 30.77. ओके, देन आगे बढ़ते हुए CV, यहाँ पे लगे तो लिख के रखते अपन. CV ऑफ वरद, इक्वेशन 1. CV ऑफ विराज, इक्वेशन 2. CV ऑफ अखिलेश, 100 into sigma 3 upon x3 bar. So we get 100 into 5/21. ये तो कहीं से भी डिवाइड नहीं होता. So 500/21. किती आला? मेरा 23.81 आ रहा है. ऑलवेज यूज अप टू 2 डेसिमल्स. 2 डेसिमल्स. तुम्हाला राउंडिंग नसेल येत तर तेही शिकवून देईल मी. तुमको अगर राउंडिंग नहीं आता होगा तो वो भी सिखा दूंगा. अगेन आई पुश्ड रूट निकालना उद्या, ठीक है. रूट निकालना कल सिखा दूंगा नया चैप्टर शुरू करने से पहले. सो CV ऑफ अखिलेश, CV ऑफ अखिलेश, इक्वेशन 3. ठीक आहे. आता कन्सिस्टन्सी कसं आहे बघा. ठीक आहे. कन्सिस्टन्सी आणि एक्सपेक्टेड स्कोअर असे दोन हे असतात. तर कन्सिस्टन्सी कसं राहणार आहे? कन्सिस्टन्सी ज्याचा सगळ्यात स्मॉलेस्ट आहे तो सगळ्यात जास्त कंसिस्टेंट है. जिसका CV सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है. ठीक आहे. तर याच्यात CV या तिघांपैकी सगळ्यात कमी कोणाचं आहे? वरदचं. तो वरद इज द मोस्ट कंसिस्टेंट. ठीक है. किसका है CV सबसे कम है? वरद का. तो वरद इज द मोस्ट कंसिस्टेंट ऑफ देम. जिसका CV छोटा वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट. उल्टो रिलेशन है. ठीक है. तो यहाँ पे लिख के रखो, सिंस द CV ऑफ वरद इज लोएस्ट, ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट. ये हो गया तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर. ये हो गया तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर. सिंस द CV ऑफ वरद इज लोएस्ट, ही इज द मोस्ट कंसिस्टंट. आता आपल्याला काय करावं लागतं? जेव्हा सिलेक्शनसाठी येईल तेव्हा आपल्याला मीन अँड CV दोनों कन्सिडर करना पड़ता है. ठीक है. तो पहा, अब आता लक्ष द्याल. द मीन ये सेकंड आंसर है. दिस वॉज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. द मीन ऑफ विराज इज हाईएस्ट. किसका मीन हाईएस्ट है? विराजचा. मीन ऑफ विराज इज हाईएस्ट. तर सिलेक्शन करताना आपल्याला पहा, सिलेक्शन करताना मीन कामात येतं आणि कन्सिस्टन्सी बघताना वरद कामात येतो. दिस इज वेरी क्रूड. हे असं एग्जैक्ट ऐसे फॉलो नहीं करते. सिलेक्शन के वक्त बहुत सारी चीज़ें अलग भी आ जाती है. फिटनेस लेवल्स है ते सगळं येतं. ठीक है. पर अगर तुमको ऊपर पूछा और अभी क्वेश्चंस में पूछ रहे कि किसको सिलेक्ट करोगे, जिसकी मीन हाईएस्ट है उसको सिलेक्ट किया जाता है. त्याची मीन हाईएस्ट आहे म्हणून याचा अर्थ काय आहे की त्याचे ओव्हरऑल रन्स पण जास्त आहे.
ठीक है, उसकी मीन ज़्यादा है मतलब उसके ओवरऑल रन्स भी ज़्यादा आहे. तो उसके ओवरऑल रन्स पे आपण सिलेक्शन कर रहे हैं, त्याला म्हणतात therefore his expected score, expected score is highest. लॉजिक समजा, उसकी मीन ज़्यादा है म्हणून त्याचा एक्सपेक्टेड स्कोअर सगळ्यात जास्त आहे, देअरफोर विराज विल बी सिलेक्टेड. ठीक है, फर्क समझा. कंसिस्टेंसी पूछी तो जिसका सीवी कम रहता है वो कंसिस्टेंट. बट अगर तुमको सिलेक्शन करने गए तो सिलेक्शनमध्ये काय लागतं तुम्हाला, सिलेक्शनमध्ये तुम्हाला त्याची मीन सगळ्यात जास्त आहे. मीन ज़्यादा है मतलब उसके ओवरऑल रन्स ज़्यादा है एंड उसका एक्सपेक्टेड स्कोर भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए सिलेक्शन विल बी विराज. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जो क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनको तो बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन करते वक्त. किती इजी है, 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन. अब सोचो, है ना. काहीच नाही करायचं, फक्त सीव्ही काढायचे बस. कॅल्क्युलेशन मिस्टेक मत करना, दैट्स द ओनली थिंग यू यू हैव टू डू हियर. कैलकुलेशन सही रखना है. नाउ टुमारो, फ्रॉम टुमारो जो चैप्टर शुरू करूंगा वो टेक्निकली 12th स्टैंडर्ड बेस आहे. भले ही वो 11th स्टैंडर्ड के किताब में है बट वो है तो 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स. सो फ्रॉम टुमारो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 सीरियस. ठीक है, तो मतलब ऑफकोर्स क्लास हंसी मजाक वाला ही रहेगा अपना, पर कल से पढ़ाई बहुत सीरियस हो जाएगी बिकॉज कल से ऑफिशियली यू आर मूविंग ऑन टू 12th स्टैंडर्ड. ठीक है, तो भले ही वो टॉपिक्स 11th स्टैंडर्ड के किताब में बट है टॉपिक्स 12th स्टैंडर्ड. तुमको 12th के एग्जाम में लिमिट्स, डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी आता है. क्लियर. ऑफलाइन क्लासेस अभी भी हमको परमिशन नहीं मिली है, तो जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती वी कैन नॉट डू एनीथिंग इलीगल. क्लियर. चलो, सी यू टुमारो.